नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इनमें जो विकल्प दिए गए हैं उनमें चारों विकल्पों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि वस्तु के जड़त्व की माप। चार ऑप्शन दिया गया है, बल, त्वरण, द्रव्यमान और संवेग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए इस विकल्प में दिया गया है ए में दिया गया है बल। ए में क्या दिया गया है? बल। तो बल जड़त्व की माप में नहीं सहायक है। देखिए जैसे बल क्या होता है, बल बराबर हम लोग जानते हैं F इक्वल टू M इंटू ए। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है दूसरा विकल्प है त्वरण। बी जो है वो त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सी वाला देखिए, सी है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हम लोग जानते हैं कि वस्तु के जड़त्व की माप है। मतलब हम लोग द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो वस्तु का जड़त्व भी बढ़ेगा, द्रव्यमान कम करेंगे तो वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग का सी ऑप्शन जो है वो सही है। और डी ऑप्शन में देखिए संवेग दिया है। डी जो ऑप्शन है उसमें संवेग दिया है। संवेग क्या होता है? संवेग, तो देखिए संवेग क्या होता है? P इक्वल टू हम लोग जानते हैं M इंटू वी। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि M है, वह v वेग से रेखीय दिशा में मतलब सीधी रेखा में गति कर रहा है तो उस पर संवेग क्या होगा? P होगा। ठीक है, और इसका मात्रक लिखना होगा तो मात्रक में इसको kg लिखते हैं। देखिए द्रव्यमान का मात्रक kg और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का जो मात्रक हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जड़त्व की माप कौन बताता है? द्रव्यमान बताता है। सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन में देखिए पढ़ रहा है कि एफ, एम और ए में संबंध बताइए। देखिए क्वेश्चन में बोला है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि एफ, एम और ए में संबंध बताना है। तो ऑप्शन इसमें देखिए दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए वाला जो है वो क्या कह रहा है? ए बराबर एफ बाई एम। बी वाला है जो वो क्या कह रहा है? एम बराबर, ये ए है, ये बी ऑप्शन है। देखिए एम बराबर ए एफ। सी वाला ऑप्शन दिया है जो एम इक्वल टू एफ बाई ए। और डी वाला ऑप्शन दिया है, डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है ए और सी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है? देखिए एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख ले पहला वाला सही है। देखिए यहाँ से देखिए ए या एम को इधर भेज दीजिए तो एफ बाई एम इक्वल टू ए, यानी पहला वाला सही है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, एम इंटू ई नहीं सही है। ठीक है, सी वाला में देख लेते हैं। सी वाले में यहाँ से देखिए जैसे इसको यहाँ रख दीजिए और इसको यहाँ रख दीजिए तो एफ पर ए इक्वल टू एम, यह सी वाला भी सही है। यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें देखिए एफ जो है वो बल है। ठीक, एम जो है वस्तु का द्रव्यमान है। ए क्या है? त्वरण है। वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है उसको ए से डिनोट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का भार निर्भर करता है। देखिए किसी वस्तु का भार निर्भर करता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है एम पर, बी ऑप्शन दिया है
जी पर। सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन में दिया है केवल जी पर। और डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है एम व जी दोनों पर। तो देखिए वस्तु का भार क्या होता है, वस्तु का भार हम लोग जानते हैं, वस्तु का भार W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। मतलब जो वस्तु का भार है, ठीक है, वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। इसका मतलब डी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में जो मतलब कोई वस्तु है जिस पदार्थ से वो मलकर बनी है, उसी पदार्थ की निहित जो मात्रा है उसको हम लोग वस्तु का द्रव्यमान बोल देते हैं। जी का है गुरुत्वीय त्वरण है, जिससे पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ किसी वस्तु को खींचती है, जो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण जी कह देते हैं। और इसका ऑप्शन कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग देखिए भार बराबर क्या लिखते हैं, भार बराबर होता है हम लोग का m इंटू जी। यहाँ m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, जिसपे वह वस्तु को खींचती है अपने केंद्र की तरफ। तो यहाँ से इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे तो इसका मात्रक न्यूटन भी होता है, w का मात्रक न्यूटन भी होता है। ठीक, बात समझ में आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो वस्तु ए बी का द्रव्यमान क्रमशः 2 और 10 है, 10 की ग्राह है, वे एक ही वेग से गतिमान है, ए व बी का संवेग का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें पूछा है कि दो वस्तु हैं, ठीक, तो कह रहा है कि इसमें देखिए दो वस्तुएं हैं, दो वस्तु जैसे देखिए इसमें दिया है कि ए और बी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, इनका द्रव्यमान, जैसे इसका ए का द्रव्यमान जो है मास यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 2 है और इसका द्रव्यमान 10 है। तो पूछ रहा है कि वो एक ही वेग से, मतलब ए का भी वेग भी है और बी का भी वेग भी है, गतिमान है, तो उनके संवेगों का अनुपात, मतलब संवेगों का अनुपात निकालना है। तो देखिए संवेग का अनुपात, इनका वेग जो है, देखिए द्रव्यमान ये है, वेग ये है, ठीक, तो संवेगों का अनुपात निकालना है। तो P हम लोग P A के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका संवेग क्या होगा, m इंटू भी होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, m 2 है, देखिए A के लिए m 2 है और भी कितना है, b है, ठीक, और b के लिए संवेग ले रहे हैं तो P B लिख रहे हैं, b का संवेग। तो यहाँ पर कितना m है, देखिए m इंटू भी, इसके फार्मूला भी है, तो यहाँ पर m कितना है, 10 है, और v कितना है, मतलब वेलोसिटी v है, समान वेग से था। तो यहाँ पर कह रहा है कि PA अपन PB, तो देखिए यहाँ पर 2v अपन 10v, तो PA अपन PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल, ये 1/5, यानी PA रेशियो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5, मतलब जो अनुपात होगा वो 1:5 का अनुपात होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की गिरा के एक पिंड पर 12 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि 3 जो कोई पिंड है, मान लीजिए ये कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान जो है मास वो कितना है, 3 की गिरा है, 3 kg, ठीक है, उसका द्रव्यमान 3 kg है, और इस पर जो बल आरोपित किया जा रहा है F वो कितना है, 12 न्यूटन का है। तो पूछ रहा है कि उत्पन्न त्वरण ए पूछ रहा है कि ए क्या होगा। तो ए के लिए क्या होगा, देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए। अब हम लोग को ए निकालना है तो m को इधर भेज देते हैं, तो F बाई एम इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
एफ की वैल्यू 12 और यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी दी है 3, तो यह कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 ए बराबर। तो ए बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए इसका मात्रक में भी लिख देते हैं, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि इस वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाते हैं, ठीक है, उसका द्रव्यमान 3 किग्रा है, ठीक, 3 केजी है, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अभिकेंद्र बल निर्भर करता है, देखिए अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि अभिकेंद्र बल जो है वो निर्भर करता है, अभिकेंद्र बल निर्भर करता है। देखिए अभिकेंद्र बल ऑप्शन ए दिया है वेग, ऐसे देख लीजिए, ऑप्शन ए जो है वो वेग, बी वाला जो ऑप्शन है द्रव्यमान, सी वाला जो ऑप्शन है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और डी वाला जो ऑप्शन है सभी, डी वाला जो ऑप्शन है सभी, मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है, ये पूछा है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। यदि कोई वस्तु, ये वस्तु है हम लोग का वस्तु, यदि कोई वस्तु का वेग मान लीजिए v है, वो क्या कर रहा है कि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, उसका रेखीय वेग v है, ठीक, वो क्या कर रहा है वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो जिस वृत्त पर मतलब वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है उस वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक, इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है m है और इसका रेखीय वेग जो है वो v है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला से कि F = क्या होता है m इंटू v स्क्वायर अपन r होता है, ठीक है। जो अभिकेंद्र बल लगता है केंद्र की तरफ, जो इस वस्तु पर केंद्र की तरफ जो बल कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर अपन r। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स देखिए, यही फोर्स पूछा है कि वो किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है और वृत्त की त्रिज्या पर, मतलब इसमें डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो देखिए जैसे वेग पर भी निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या जिस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है उसकी त्रिज्या पर भी डिपेंड कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं विकल्प में। जैसे वेग क्या होता है विस्थापन बटे में समय, वेग को हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन बटे में समय, और वेग कैसी राशि है, ये वेग सदिश राशि है, ठीक है, इसका मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। द्रव्यमान क्या होता है किसी वस्तु में निहित पदार्थों की मात्रा को ही उस वस्तु का द्रव्यमान कर देते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जिस वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति करती है उसकी परिधि और केंद्र से मिलाने वाली जो दूरी होती है उसी को वृत्त की त्रिज्या कर देते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ से परिधि है, परिधि से केंद्र के मिलाने वाली जो रेखा है जो उसी को हम लोग क्या कर देते हैं वृत्त की त्रिज्या बोल देते हैं। और इसमें ऑप्शन जो सही था वो डी वाला ऑप्शन सही था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वलय का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो देखिए इसमें पूछा है कि वलय का जो गुरुत्व केंद्र है वो स्थित होता है परिधि पर, ऑप्शन दिया है परिधि पर, वलय के बाहर, वलय के केंद्र पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विकल्प सी है वो सही है, वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर जो ऑप्शन सी है वो सही है, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब देखिए इसमें पूछा है कि बल आघूर्ण बराबर होता है, ऑप्शन देखिए इसमें नहीं दिया है, तो हम लोग बस बल आघूर्ण बराबर क्या होता है उसी को समझ लेते हैं। देखिए बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण
बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इनटू, जो जैसे देखिए इधर देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, ये कोई बिंदु है, मतलब कोई वस्तु है, ये एक स्थिर बिंदु है, या यहीं से एक अक्ष गुजार दीजिए, ठीक है, स्थिर बिंदु। अब इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, और इसकी देखिए जो फोर्स लगा रहे हैं और स्थिर बिंदु से बीच की क्रिया लेखा की लंबवत दूरी को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बल आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, F इंटू आर होता है, ठीक है। अब इसका मात्रक निकालना चाहेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और r का मात्रक मीटर। r क्या है, दूरी है, यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B की बीच की दूरी है, तो इसको हम लोग बल आघूर्ण बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा था कि बल आघूर्ण बराबर होता है, वह बता दिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन से हैं। ऑप्शन दिया है प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन है। तो देखिए ए वाले में कैंची दिया है, कैंची, ठीक है। बी वाले में क्या दिया है, बी वाले में चिमटा दिया है, चिमटा। सी वाले में दिया है सरौता, सरौता। और डी वाले में दिया है कूड़ा, कूड़ा ढोने वाली मशीन, ढोने वाली, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ठीक है, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। पूछा है कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है, तो इसमें हम लोग को ए ऑप्शन सही है। प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा होता है, ऐसा उत्तोलक, ठीक है, जिसमें आलंब जो होता है वो बीच में होता है, एक किनारे पर भार होता है और दूसरे किनारे पर आयास होता है, आयास। तो इसको हम लोग कह देते हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक। और कैंची में हम लोग जानते हैं, देखिए कैंची ऐसे होता है, जो कैंची है ऐसे, तो यहाँ पर यह आलंब होता है, यहाँ पर वस्तु को रखते हैं या कपड़ा रखते हैं, भार है, यहाँ पर हम लोग बल लगाते हैं, ये आयास है। तो कैंची जो है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। चिमटा देखिए, चिमटा क्या है कि बीच में फोर्स लगता है, मतलब देखिए आयास जो है वो बीच में है, ठीक है, आयास, आयास जो है वो बीच में है। यहाँ पर क्या है, भार है, यहाँ पर आलंब है, ठीक है। तो आयास जिसमें बीच में होता है उसको हम लोग तृतीय वर्ग के उत्तोलक में रखते हैं। तो चिमटा जो है वो तृतीय वर्ग के उत्तोलक में है। अब देखिए जो सरौता है, सरौता भी हम लोग का, देखिए सरौता में भार बीच में रहता है, देखिए भार, जो सरौता जो पान वाले दुकान पर रहते हैं सुपारी काटने के लिए, भार यहाँ पर रहता है, आलंब यहाँ पर, आयास, आयास यहाँ पर रहता है। तो ये क्या है, ये द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, सरौता जो है वो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। और कूड़ा ढोने वाली गाड़ी भी जो है एक पहिए वाली, वो भी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन किस में है, ठीक है। कैंची जो है वो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आता है, चिमटा जो है वो तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आता है, सरौता जो है, सरौता और कूड़ी ढोने वाली जो गाड़ी है वो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन है, तो वो बता देंगे हम लोग कैंची है। बात समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में कौन सी राशि अदिश है। अदिश पूछा है कि कौन सी राशि अदिश है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, ए में संवेग, ठीक है, बी में दिया हुआ है आवेग, आवेग, सी में दिया हुआ है बल, डी में दिया हुआ है आवेश, आवेश, ठीक है। तो ये देखिए ए ऑप्शन में संवेग दिया है, पूछ रहा है कि अदिश राशि कौन सी है। तो संवेग जानते हैं हम लोग सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, आवेश जो है ये
अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण होता है, परिमाण। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि देखिए कैसे होता है, ठीक है। आज यहाँ पर समझ लीजिए बस आप। तो परिमाण होता है, परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, जो दिशा है वो नहीं होता है, बस परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको अदिश राशि बोल देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। आवेश जो है वो क्या है? अदिश राशि है। अब इसमें इन विकल्पों पर विचार कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संवेग। संवेग क्या होता है? P = m × v होता है, ठीक। जहां m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है? वस्तु का वेग है। तो ये द्रव्यमान और ये वेग, P संवेग है। इसका मात्रक लिखना होगा तो मात्रक लिख देंगे यहाँ पर kg/s, ठीक है। इसका मात्रक हो गया। आवेग क्या होता है? आवेग बराबर होता है F × t, मतलब जो फोर्स लग रहा है कितने समय के लिए लग रहा है उसके गुणनफल को हम लोग क्या कर देते हैं? आवेग। जैसे कोई वस्तु है तो इस पर हम लोग क्या किए? F फोर्स लगाए t समय के लिए, तो इनके गुणनफल को ही हम लोग आवेग बोल देते हैं। तो इनका मात्रक निकालना हो जाएगा। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। और इसका t का मात्रक जो है, t का मात्रक सेकंड होता है, तो सेकंड यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखिए शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ न्यूटन। तो आवेग का मात्रक हम लोग क्या लिख देते हैं? न्यूटन सेकंड लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए बल क्या होता है? बल बराबर हम लोग जानते हैं F = m × a। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। a क्या है? जो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण हुई है उसी को हम लोग a से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? अब इसका मात्रक लिखना होगा तो इसका मात्रक न्यूटन, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो इसमें जो ऑप्शन सही था वो था डी। कौन सी राशि? अदिश है, तो वो आवेग जो आवेश है वो हम लोग का अदिश राशि है। बात समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बल आघूर्ण का मात्रक बताइए। बल आघूर्ण का मात्रक बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया है न्यूटन मीटर, ऐसा लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, न्यूटन मीटर। बी वाला ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और सी वाला ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर, न्यूटन, या इसको ऐसे लिख दीजिए न्यूटन मीटर और डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए बल आघूर्ण पूछा ना, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर हम लोग जानते हैं टाउ = F × r होता है, ठीक है। r क्या है? बल और स्थिर, जहां पर जिस पॉइंट पर बल लगाए हैं, देखिए ऐसे जिस पॉइंट पर हम लोग बल लगाए हैं और स्थिर बिंदु से या अक्ष से उसकी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, इसी को हम लोग r बोल देते हैं। तो जो फोर्स लगा है F और r के गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण टाउ से डिनोट करते हैं। तो इसका मात्रक देखिए, यहाँ से F का मात्रक क्या है? न्यूटन है, न्यूटन इसका मात्रक हो गया, और r का मात्रक दूरी है तो मीटर हो जाएगा, मीटर। यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर। बात समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर उसका समस्त डैश कार्य करता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर उसका समस्त, मतलब खाली स्थान दिया है डैश, ठीक है, डैश दिया हुआ है, कार्य करता है।
ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में भार, बी ऑप्शन में द्रव्यमान, सी ऑप्शन में आयतन, डी ऑप्शन में ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। समस्त भार मतलब उसका सभी पॉइंटों का भार जो है एक बिंदु पर कार्य करता है। ठीक है, तो उसी में हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो ऑप्शन सी है मतलब ऑप्शन ए है वो सही है, तो हम लोग वहां पर भर देंगे भार। ठीक है, भार वस्तु का, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता है। द्रव्यमान हो ही नहीं सकता। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में पदार्थ की जो निहित मात्रा है उसको उसका द्रव्यमान बोल देते हैं। आयतन वो जितना, मतलब किसी एयर को रख दिया जाए या किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वो जितना स्थान घेरती है उसका वो आयतन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और ऊर्जा, ऊर्जा आप लोग को पढ़ाएंगे जब वहाँ पर आगे चलने लगेगा शक्ति, तो वहीं पर उसके बाद ऊर्जा आता है, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, तो वहीं पर हम लोग ऊर्जा की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गुरुत्व केंद्र वस्तु के बाहर होता है। पूछ रहा है कि किसमें गुरुत्व केंद्र है जो वो वस्तु के बाहर होता है। तो वस्तु के बाहर होता है वो सभी लोग आप लोग जानते होंगे। पहला दिया है छड़, ए वाला ऑप्शन दिया है छड़, बी ऑप्शन दिया है गोला, गोले का, सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन हम लोग का दिया है अंगूठी, अंगूठी, और डी ऑप्शन दिया है ठोस बेलन, ठोस बेलन। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि गुरुत्व केंद्र किसका बाहर होता है। तो छड़ है तो छड़ ऐसे रहता है, इसमें गुरुत्व केंद्र अंदर ही रहता है। ठीक है, गोला ऐसे रहता है, इसका भी गुरुत्व केंद्र अंदर ही होता है। अंगूठी, देखिए अंगूठी क्या होता है, ऐसे रिंग बनाकर उसमें यहाँ पर नगीना वगीना लगा दिया जाता है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है तो इसका समस्त भार ऐसा बिंदु होता है जिसको वो बाहर होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग कह देते हैं कि अंगूठी का जो गुरुत्व केंद्र है वो बाहर की तरफ होता है, और ठोस बेलन है तो उसका अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र अंदर होता है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है। गुरुत्व केंद्र जो है वो बाहर किस में होता है, तो अंगूठी में होता है। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगला पूछा है क्वेश्चन कि यांत्रिक लाभ का सूत्र लिखिए। तो यांत्रिक लाभ का सूत्र लिख दीजिए। यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या होता है, देखिए यांत्रिक लाभ का सूत्र हम लोग जानते हैं, यांत्रिक लाभ को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर होता है भार बटे में आयास, या इसको हम लोग लिखते हैं भार बटे में आयास कर दीजिए, या आयास भुजा, आयास भुजा बटे में भार भुजा, भार भुजा। देखिए ये ए जो है वो क्या है, यांत्रिक लाभ बताता है। जो भार बटे में आयास है, देखिए यहाँ पर भार बटे में आयास लिखिएगा तो यहाँ पर जो नीचे है उसकी भुजा ऊपर हो जाएगी। ठीक है, जो नीचे है उसकी भुजा ऊपर हो जाएगी, आयास की भुजा बटे में भार की भुजा। आदमी देखिए गलती करता क्या है कि भार वाला देखता है तो भार भुजा पहले लिख के आयास भुजा बाद में लिख देता है, मतलब नीचे उसके, तो ये गलत हो जाता है। भार बटे में देखिए बताए थे कि जब संतुलन की अवस्था में होता है तो भार इंटू भार भुजा होता है, भार भुजा बराबर संतुलन की स्थिति में जब उत्तोलक होता है तो वहां पर होता है भार इंटू भार भुजा, तो आयास यहाँ पर होता है आयास इंटू आयास भुजा। ठीक है,
तो जब ये संतुलन की अवस्था में रहता है तो इसको ये कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आयास बल है और भार भी बल की तरीके का है, तो इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं भार बटे में आयास, ठीक है, बराबर यहाँ पर अब इसको इधर भेज देंगे तो आयास भुजा बटे में भार भुजा, ये होता है हम लोग का यांत्रिक लाभ ए। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें बस पूछा था कि मतलब फार्मूला क्या होता है यांत्रिक लाभ का, ठीक है। तो यह हम समझ रहे हैं कि समझ में आ रहा है आपको। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम भार तुल्य है। देखिए पूछा है कि 1 किलोग्राम भार जो है वो किसके तुल्य है। तो ऑप्शन ए दिया है 9.8 न्यूटन, बी वाला ऑप्शन दिया है 4.8 न्यूटन, सी वाला ऑप्शन दिया है 4.2 न्यूटन और डी वाला ऑप्शन दिया है 981 डाइन। तो देखिए पूछा है कि 1 किलोग्राम भार तुल्य है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम भार तुल्य किसके होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है M इंटू जी, ठीक। तो यहाँ से हम लोग जब द्रव्यमान मतलब निकालेंगे यहाँ से भार, तो भार हम लोग का कितना होगा। तो देखिए न्यूटन दिया है, तो पहले न्यूटन दिया है तो ये मतलब समझ लीजिए कि ये क्या दिया है, वस्तु का भार है, ठीक ना। ये भार पूछ रहा है कि कितना होगा। तो M का जो M है उसका मान 1 दिया है, ठीक है। द्रव्यमान कह रहा है कि 1 किलोग्राम भार। जैसे देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए बात, दिया है कि 1 किलोग्राम भार तुल्य है। तो 1 किलोग्राम भार तुल्य मतलब 1 किलोग्राम जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है। ये क्या है, द्रव्यमान। बात समझ में आ रहा है, ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर द्रव्यमान की वैल्यू रख दिए, m दिया था 1 और g कितना होता है 9.8, पृथ्वी पर 9.8। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ये न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन भार का मात्रक है, ठीक है। इसको बोलते हैं W को हम लोग भार, ठीक है। तो भार किसका मात्रक है, मतलब भार का मात्रक क्या है, उसका मात्रक न्यूटन है। बात समझ में आ रही है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तृतीय श्रेणी या वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। तो देखिए पूछ रहा है इसमें कि जो तृतीय श्रेणी है, ठीक है, तृतीय श्रेणी या वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है। ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन है 1 से कम, 1 से कम और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1 से अधिक, 1 से अधिक। तो देखिए 0 हम लोग पढ़े हैं कि 0 किसी में नहीं होता है, ठीक है। किसी भी मतलब जैसे कोई उत्तोलक है तो वहाँ पर शून्य नहीं है, ठीक है। हम लोग बस जानते हैं कि उत्तोलक जो है उसमें 1 होता है, 1 से अधिक होता है और 1 से कम होता है, ठीक है। तो जो हम लोग को पूछा है इसमें वो तृतीय वर्ग के उत्तोलक में पूछा है। तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक जो होता है उसमें 1 से सदैव कम होता है, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 1 किस में होता है, 1 देखे प्रथम वर्ग के उत्तोलक में 1 हो मतलब 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में प्रथम वाले में 1 हो मतलब 1 से अधिक या 1 से कम भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है प्रथम वाले उत्तोलक में। और द्वितीय वाले उत्तोलक में जो सेकंड वाला द्वितीय उत्तोलक है,
द्वितीय उत्तोलक वाले में देखिए, जैसे यहाँ पर ये प्रथम वाला उत्तोलक है, द्वितीय वाला उत्तोलक में, द्वितीय वाले उत्तोलक में क्या होता है, सदैव एक से अधिक होता है, और तृतीय वाले उत्तोलक में सदैव एक से कम होता है। ये अधिक होता है, अधिक, और ये कम होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चले। तो इसमें जो पूछा था कि तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो सदैव एक से कम होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनुष्य की कुहनी उत्तोलक है। तो देखिए मनुष्य की जो कुहनी है, ए ऑप्शन में दिया है प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, बी ऑप्शन में दिया है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, सी ऑप्शन में दिया है ए व बी, ठीक है, सी वाले में, और डी वाले जो ऑप्शन में है, डी वाला ऑप्शन दिया है तृतीय। तो मनुष्य का कुहनी देखे, मनुष्य हम ही लोग हैं, ऐसे हम लोग का होता है हाथ, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कुहनी होता है, ये भुजा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हम लोग का आलंब की तरीके का नेचर करता है, जैसे यहाँ से जो घुटना है वो क्या कर रहा है, आलंब की तरीके का कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आयास होता है, मतलब जहाँ पर बल लगता है, और यहाँ पर वस्तु को रखा जाता है, ये भार होता है, मतलब हाथ में जब हम लोग वस्तु लगा लेते हैं तो उसको उठाते हैं, यहाँ पर आयास लगता है, ठीक है। तो ये किस में, ये किस वर्ग के उत्तोलक में आएगा, ये तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, यहाँ पर हम लोग आयास लगाते हैं, जैसे भार हाथ में ले लेते हैं तो ये लगता है कि सब बल यहीं से हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। ये कुहनी तो बस घूमने के लिए होता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तु ए व बी के द्रव्यमान 2 किग्रा व 4 किग्रा हैं, किसका जड़त्व अधिक होगा। देखिए यहाँ पर दे दिया कि दो वस्तु ए और बी है, एक का द्रव्यमान जो है वो 2 किग्रा दिया है और बी का द्रव्यमान 4 किग्रा दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किसका जड़त्व अधिक होगा। जाहिर सी बात है, जिसका द्रव्यमान जो अधिक होगा उसी का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो जड़त्व बढ़ जाता है, द्रव्यमान कम करेंगे तो जड़त्व कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, कि बी का जो है जड़त्व वो ज़्यादा होता है। मतलब 4 जिसका है द्रव्यमान, ये क्या है, एम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, एक का 2 kg है, एक का 4 kg है। तो पूछ रहा है कि किसका जड़त्व अधिक है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक, जिसमें बी है वो ऑप्शन सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों के लिए देखिए, बच्चों का जो झूला होता है, देखे होंगे 2 बच्चे एक दूसरे पर जैसे ऐसे होता है, यहाँ ऐसे लगा रहता है, और इस पर क्या करते हैं, 2 बच्चे रहते हैं अपना ऐसे, यहाँ पर एक बच्चा बैठता है और एक बच्चा यहाँ पर बैठता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, शीशा, ये जो होता है इसका नाम क्या है, शीशा, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि बच्चों के झूलने का यंत्र शीशा, ये शीशा है। पूछ रहा है कि किस प्रकार के उत्तोलक में आता है, प्रथम वर्ग के, द्वितीय वर्ग के, तृतीय प्रकार के उत्तोलक भी है, या किसमें, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है देखिए आलंब, यहाँ पर क्या है कि वस्तु का झूला, जो बच्चों का झूला है,
शीशा वो क्या करता है, ऊपर और नीचे करता है, मतलब यहाँ पर स्वतंत्र रहता है घूमने के लिए। तो इसको हम लोग बोल देते हैं आलंब। आलंब, ठीक है। और यहाँ से देखिए वस्तु का एक भार या भार हो जाता है, भार, यहाँ पर भी भार या आयास हो जाता है। उसको उठाने के लिए ये कितना फोर्स लगता है, वो आयास हो जाता है, आयास, ठीक है। दोनों का हालांकि भार ही काम करता है, लेकिन इसको हम लोग कह देंगे कि इसको उठाने के लिए ये आयास बल लगा रहा है, मतलब आयास कर रहा है, ठीक, आयास हो गया। तो देखिए आलंब जब बीच में होता है, या आलंब भार और आयास के बीच में जब होता है, तो हम लोग कह देते हैं कि वो कौन सा उत्तोलक है, वो प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। तो बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन लगभग समाप्त हो चुके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंचे। धन्यवाद।